जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए तीनों कृषि बिलों को घर घर तक ले जाने की तैयारी कर ली है। इसी को लेकर किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही ने एमपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए अपने आंदोलन की रणनीति साझा की। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। केंद्र सरकार ने समूचे भारत देश में 3 नए कृषि कानून लागू किए थे, परंतु किसानों के विरोध के चलते और सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद इन 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल स्टे लग चुका है। परंतु किसान अभी भी दिल्ली की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार जो है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। किसानों की ये मांग है कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ किसान नेता सिरोही जी। सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे इस कृषि कानून के बारे में। सर, आखिर क्या वजह है जो इतने विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है, और क्या लगता है आपको, क्या इससे आर्थिक स्तर सुधरेगा किसानों का? देखिए, अगर आर्थिक स्तर सुधरना होता तो देश के 480 किसान संगठन अपना खुद का विरोध नहीं करते। आज तक आपने देखा होगा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, जितने भी आंदोलन होते हैं, वो अपने खुद के सुधार के लिए होते हैं। तो अगर सरकार का ये दावा है कि इसमें आर्थिक स्थिति का सुधार होना है, तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? वो भी जब हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हैं, तो इस तरह का मुझे तो नहीं लगता है कि किसानों को इन बिलों से कोई फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान होना है। एक कृषि कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी है, तो क्या लगता है आपको, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आर्थिक स्तर सुधरेगा किसानों का, या फिर एमएनसीज कंपनी का आर्थिक स्तर सुधरेगा? देखिए, इनके जो तीनों बिल है, तीनों बिल में बड़ी लंबी चर्चा करने की ज़रूरत है। पहला जो इन्हें कहा कि फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, पहला वाला बिल है। दूसरा जिसका आपने जिक्र किया है कि फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस, और तीसरा जो इसेंशियल कमोडिटी, ये तीनों जो बिल लाए गए हैं, इन तीनों बिलों को हम लोगों को अगर बारीकी से अगर हम समझते हैं और देखते हैं, तो ये लगता है कि धीरे धीरे इस पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा और जो किसान है वो ज़मीन से बेदखल हो जाएगा। ये आज की पटकथा नहीं, ये बहुत लंबे पहले से ये पटकथा लिखी गई है। डब्ल्यूटीओ खुद चाहता है कि हमारे देश से जो 40% किसान हैं उनको गांव से हटाकर शहरी की तरफ लाना है। अभी पिछले सालों में आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ गांव से शहर की तरफ जो माइग्रेशन है वो 1.5 से 2% है। मतलब जो डब्ल्यूटीओ चाहता है उस हिसाब से नहीं है, इसको बढ़ाना है। तो ये बिल अल्टीमेटली जो है किसानों को माइग्रेट कराना है, खेती हटाकर जिस तरीके का यूएसए में मॉडल है, जबकि वो मॉडल फेल हो चुका है। इतने दिनों में हम लोगों ने उन पर चर्चा की है। वहाँ पर मात्र 4 कंपनियों के हाथ में पूरी खेती का 80% कब्जा है। तो इसी तरीके का कब्जा आज हमारे देश में देना चाहते हैं। हमारा जो 14 करोड़ फार्मर है, जिसमें से 86% जो छोटा स्मॉल और मार्जिनल है, वो उनको बेदखल करना है और उनकी जगह एक बड़ा सा सुनियोजित तरीके से कारपोरेट फार्मिंग के तहत, इधर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लाना है। देखिए, भारत में बड़ा स्मार्ट काम हुआ है। कारपोरेट फार्मिंग क्यों नहीं आई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और कारपोरेट फार्मिंग में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर कारपोरेट आती तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी बहुत ज़्यादा लग जाती, उसको मैनेजर भी रखना पड़ता, दवाई, खाद, बीज, हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता। जो हम लोग गेहूं का 3500 रुपया, 3000 रुपया बोल रहे हैं, 2500 अलग जगह का बोल रहे हैं, तो ये उसको लेना पड़ता। पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा है कि वो जो तय कर लेंगे वो उस पर किसान को देना है। इसमें बात जो हुई है वो ये कह रहे हैं कि प्राइस गारंटी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आज देश को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं। गारंटीड प्राइस और प्रॉफिटेबल प्राइस में बड़ा अंतर है। कोई भी चीज़ 10 रुपये की है और उसका मैं भाव लगा दूंगा कि 2 रुपया मैं इसका दूंगा, गारंटीड 2 रुपया दूंगा, तो गारंटीड हो गया। परंतु प्रॉफिटेबल प्राइस तो उसका 10 रुपया है। तो देश का किसान जो है, जो आज की तारीख में 16.5 लाख करोड़ का जो कर्जा इस बार का इंस्टीट्यूशनल कर्जे की घोषणा सरकार ने की है, मेरे हिसाब से 25-1 लाख करोड़ का जो पूरा इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल कर्जा किसान पे, ये कैसे ख़त्म होगा? ये चीज़ पर जो बातें हैं, ये तमाम चीज़ों पर इसी का प्रभाव पड़ना है। एक कृषि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति असेंशियल कमोडिटी का भंडारण भी कर सकता है, तो मेरा ये कहना है कि छोटा किसान आखिर क्यों भंडारण करेगा? उसको तो त्वरित पैसा चाहिए रहता है। तो आपको नहीं लगता ये जो कानून है भंडारण का, ये पूंजीपति के लिए बनाया गया है और इससे कालाबाजारी भविष्य में और बढ़ेगी?
आपका सवाल पूरा वाजिब है, प्रैक्टिकल है और देश की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप आपने कहा है। देखिए, आज हमारे यहाँ जो मार्केटिंग सीजन की बात करते हैं, 4 पीक, मिड, ऑफ और लीन। पीक का मतलब होता है कि जैसे ही फसल कटती है उस समय जो हमारी फसल बिकती है वो 70% बिकती है। ये 70% क्यों बिकती है, जो आपने प्रश्न किया है उसी के उसमें है कि छोटी जोत है, आपका 86% जो किसान है वो छोटा है, उसके पास मार्केटेबल सरप्लस जो बाजार में बेचने योग्य है वो बहुत कम मात्रा में है, वो इतना ही है कि उससे अगली फसल बो पाए। तो जो छोटा किसान है उसके लिए बड़े बड़े गोदामों का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलना। अगर प्रॉफिट मिलना होता तो हम सरकार को कहते हैं कि आपने वेयरहाउसिंग रिसिप्ट फाइनेंस स्कीम लेके आए कि अगर किसान को बेचना मतलब पैसा नहीं मिल रहा है तो वेयरहाउस रिसिप्ट के थ्रू अगर लोन लेके फिर उसके हिसाब से वो बेच सकता है। वो चीज़ को तो आपने यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया, मंडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे क्या लगता है कि ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में छूट क्यों दी कि देश में 7,000 मंडियाँ हैं, इन 7,000 मंडियों पर सरकार का अंकुश था, मंडी अध्यक्ष होते थे, वो पूरा रूल करते थे। इससे बचाने के लिए उन पर कोई लीगल ओब्लिगेशन ना आए, लाइसेंस ना लेना पड़े 7,000 जगह, तो उसको हटाने के लिए इसेंशियल कमोडिटी के बिल में भी ये लेके आए हैं प्रावधान कि उनको कहीं भी आपकी लिमिट की सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि 7,000 वो जगह अगर वो खरीदेंगे थोड़ा थोड़ा भी तो इनके लिमिट के बाहर चला जाए। इससे क्या होगा, कारपोरेट अपना काम करेगा कैसे, पहले एक आधी साल महंगे दाम पे थोड़ा देके बाजार से अधिकतर माल उठा लेगा और जब अगली साल हमारी फसल आएगी तो उसको फोर्स सेलिंग कर देगा, ज़मीन पर बेच देगा। जब हमारी फसल आएगी तो उससे बाजार नीचे गिरेगा और जब बाजार नीचे गिरेगा तो फिर वो गिरे हुए बाजार से खरीदेंगे और ख़रीद के अपना स्टॉक करेंगे और इस तरीके से मैकेनिज्म चलाएंगे कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे, जैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस के माध्यम से होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की र्यूमर बना के। और फिर उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो प्रोड्यूसर को भी होगा और जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, उसको भी होगा। तीसरे कृषि कानून के अनुसार किसान जो है वो दूसरे राज्य में अपनी फसल बेच सकता है, तो छोटा किसान आखिर क्यों दूसरे राज्य में अपनी फसल बेचने जाएगा, उतना तो उसको डीजल लग जाएगा। तो ये कानून तो सिर्फ कॉरपोरेट कंपनीज के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। देखिए, यही चीज़ें आज ज़मीन पर बातचीत हो रही है, जो आज हमारे को 78 दिन से ज़्यादा हो गया। मसला ये है कि 1976 में इंटर स्टेट बेचने का रूल हमारे यहाँ आ गया था। आप देखिए, इंदौर मंडी में अब जाते हैं मध्य प्रदेश की, तो इसमें मध्य प्रदेश के कई इलाकों से लोग बेचने आते हैं। मतलब हमारे यहाँ पहले से छूट थी, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो सब्जी बेचने दिल्ली जाते हैं, छूट थी तभी बेचने जाते हैं, मुंबई में जाते थे तो छूट थी, तो वो लोगों को तो कोई अंतर पड़ा नहीं है। ये जो कारपोरेट को एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बिलिंग वाला माल था उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको इन लोगों ने छूट दी है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी बात आप देखिए कि भारत में कमोडिटी एक्सचेंजेस है, जिसका जिक्र इस बिल में भी किया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस को प्रमोट करेंगे। सन 2000 से भारत में स्पॉट एक्सचेंजेस हैं, जिसमें MCX, NCDX जैसे नामी एक्सचेंज हमारे यहाँ है। आप देखिए उनके यहाँ जो डिलीवरी का क्वांटिटी है सोयाबीन का, चने का, गेहूं का 100 कुंटल का है। अब बताइए हमारे यहाँ 86% जिनका पैदा ही 100 कुंटल नहीं होता है, वो कैसे 100 कुंटल का डिलीवरी देगा। आज देख लीजिए इन पर डिलीवरी 0.01% से भी कम है। इसलिए कम है कि सोयाबीन का जो डिलीवरी सेंटर है वो कोटा है। अब जो आपने भी प्रश्न पूछा था उसी, अब यहाँ से कोटा का 350 से ज़्यादा तो भाड़ा लग जाएगा। तो अब 350 का भाड़ा लग गया और उसको 4 दिन बाद भुगतान मिलेगा, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। ये परिकल्पना किसान के लिए नहीं है, सिर्फ कारपोरेट को फ़ायदा। अगर किसान के लिए करनी थी तो आपको जो मंडी 5 या 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेडियस में मंडियों को डेवलप करना था, उसमें काम करना था। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है कि ये सरकार ने ये 3 बिल क्यों लाई, जब तकलीफ मेरे शरीर में है और ऑपरेशन आपका कर रहे हैं। ये वाली कहानी हो रही है। मंडी की तकलीफ थी तो APMC एक्ट में आपको सुधार करना चाहिए था। आप सुधार के नाम पे मंडी का जो APMC एक्ट है उसमें तो आप कर नहीं रहे, किसी दूसरे पे सुधार कर रहे हो, तो ये कैसे हम लोग मान लेंगे। यही लड़ाई को लेके जो देश का किसान है वो बैठा है, यही चीज़ समझाना चाह रहा है देश को कि मेरे शरीर में तकलीफ है और आपके शरीर का ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ऐसे सुधार होगा। तो ये ले दे के मिला के पूरा कारपोरेट की तरफ जा रहा है।
जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे वरिष्ठ किसान नेता सिरोही जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इन 3 नए कृषि कानूनों से नुकसान होगा किसानों का और उनका जो आर्थिक स्तर है वो और बिगड़ेगा। वहीं इनका ये भी कहना है कि इन कृषि कानूनों से साफ तौर पर पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।